और देखिए, इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली है और अब से कुछ देर बाद अंता की जनता अपना नया प्रतिनिधि चुनने के लिए मतदान करेगी। चंद्रश्री, बिल्कुल, मतदान को लेकर सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है और पूरे विधानसभा क्षेत्र में सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम किए गए हैं। साथ ही मतदान को लेकर जिला निर्वाचन विभाग ने मतदाताओं के लिए माकूल व्यवस्था की है। बिल्कुल, इस उपचुनाव की बात करें तो यहाँ पर दोनों प्रमुख पार्टियों बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गजों की साख भी दांव पर है और इस उपचुनाव में जनबल और धनबल का नारा भी खूब लगा। ऐसे में अंता की जनता जनबल का साथ देगी या फिर धनबल का, इसका फैसला तो 14 नवंबर को ही होगा। लेकिन आज होने वाले मतदान से फैसले की तस्वीर जरूर बदल जाएगी और साफ हो जाएगी। जी राजस्थान पर आज दिन भर हम आपको अंता के रण की पल पल की खबर के साथ मतदान की हर हलचल आप तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ 12 से भी रिपोर्टर्स जो है वो जुड़ेंगे, जो कि विधानसभा के बूथ पर तैनात है। उनसे हम पल पल की रिपोर्ट लेंगे। बिल्कुल, उनसे पल पल की रिपोर्ट लेंगे। तो चलिए शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की और साथ ही साथ आपको दिखाएंगे तस्वीरें भी, कैसी तैयारी चल रही है वोटिंग को लेकर, क्योंकि सुबह 7 बजे से मतदान की शुरुआत होगी, लेकिन उससे पहले तैयारी पहले से ही पोलिंग पार्टियों की ओर से की जाती है कि जिससे कोई व्यवधान आगे जाकर ना पड़े। लेकिन क्या गुणागणित रहेगा इस चुनाव का, वो भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। वोटिंग की तैयारी, जनबल की बारी, लेकिन जनता किसको चुनने जा रही है सुबह 7 बजे से जब जनता अपने घरों से निकलेगी और मतदान केंद्र तक पहुंचेगी तो फिर पता चलेगा कि जनता किस उत्साह के साथ मतदान करने के लिए घर से निकल रही है। लेकिन देखना बड़ा ये भी दिलचस्प होगा कि क्या इस बार मुद्दे हावी रहते हैं या फिर जातीय समीकरण। फिलहाल तैयारी कल से की गई थी, क्योंकि पहले ही पोलिंग पार्टियों को रवाना कर दिया गया था पूरी तैयारी के साथ, और अब आखिरकार वो घड़ी अब से थोड़ी देर में आ जाएगी जब मतदान के लिए जनता अपने घरों से निकलेगी। बिल्कुल, तो अंता विधानसभा उपचुनाव है ये और चुनावी संग्राम अब अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच गया है। और जैसे कि हम आपको तमाम अपडेट देंगे जी राजस्थान पर, अब सबसे पहले अपडेट आप तक हम पहुंचाएंगे और कोशिश हमारी यही रहेगी कि आपको एक एक जानकारी दे, कोई भी छोटी से छोटी जानकारी हमसे ना छूटे, क्योंकि जिस तरीके से जनता अब फैसला करने वाली है अंता सीट पर किसका समीकरण बैठने वाला है और वो मतगणना के बाद पता चलेगा और आपको बताएंगे कि नतीजे जो आएंगे वो सबसे पहले आप जी राजस्थान पर देखेंगे। आज का जो अंता का रण है वो कितना खास होने वाला है दीपिका, क्योंकि हमने इससे पहले देखा था जब चुनावी पार्टियां जो है वो अलग अलग तरीके से चुनाव प्रचार कर रही थी और कोई कसर नहीं छोड़ी थी। हालांकि ऐसा भी हमने देखा कि इस चुनाव में बीजेपी को इस बार थोड़ी सी देरी हो गई अपना उम्मीदवार घोषित करने में, कांग्रेस इस बार बाजी मार गई। हालांकि अक्सर हम यही देखते हैं दीपिका कि कांग्रेस हमेशा उम्मीदवार लेट ही बताती है या उनके पास होता नहीं है, लेकिन चलिए इस बार कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार सबसे पहले सामने रखा, फिर बीजेपी ने अपना उम्मीदवार उतारा। लेकिन आप देखिए कि वही उम्मीदवार हैं जिनको आप लेकर आए हैं और आगे लेकर जाएंगे, तो सोच समझकर अपना वोट कास्ट कीजिए और अपने घरों से निकलकर आपको वोट करना है। जी राजस्थान पर आपको पल पल की अपडेट हम दिखाएंगे, हर सीट पर क्या कुछ समीकरण है। 8000 मतदाता और अंता का जो जातीय समीकरण है वो है करीब 30,000 का मीणा जाति वोटर है यहाँ पर जो कि वोट करेगा। सुप्रीम और जो एससी समुदाय है और 35,000 वोटर है इसके। धाकर समाज का जो वोटर है वो अच्छा प्रभाव है इसका, तो यहाँ पर इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। और इस सीट पर 8,000 मुस्लिम मतदाता भी हैं दीपिका। और बिल्कुल चंद्रश्री, जिस बात का आपने जिक्र किया कि प्रत्याशियों की देरी क्यों हुई, क्योंकि कांग्रेस में तो देरी की कोई वजह ही नहीं थी, क्योंकि वही प्रत्याशी मैदान में है जो बीते 2 बार से चुनाव पहले से लड़ चुके हैं, मंत्री भी रह चुके हैं गहलोत सरकार में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जरूर यहाँ पर एक्सपेरिमेंट किया है, कैसे चेहरे को उतारा है जो साफ छवि के हैं, निर्विवाद छवि के हैं, और एक नया चेहरा दिया है भारतीय जनता पार्टी ने जो कि जमीनी स्तर से जुड़े हुए नेता हैं। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात यह है कि सोशल इंजीनियरिंग में फिट भी बैठते हैं, माली समाज से आते हैं, जो बहुतायत में है, निर्णायक में रहते हैं अंता सीट पर। लेकिन जनता के मन में क्या है ये कोई नहीं जानता, क्योंकि जनता कुछ नहीं बताती। जब वोट कास्ट करने के लिए पहुंचती जनता, जब ईवीएम का बटन दबाती है और उसके बाद जब ईवीएम का पिटारा खुलता है तो जनता का फैसला सभी के सामने आता है। लेकिन इस बार क्या सरकार के कामकाज पर भरोसा जताने जा रही है जनता, या फिर जनता के मन में कुछ और छिपा हुआ है, क्योंकि बड़ा परसेप्शन छिपा हुआ है इस उपचुनाव में। क्योंकि आपने देखा होगा किस तरीके से जोर शोर से अंतिम समय तक मतदाताओं को रिझाने में, मतदाताओं को कन्विंस करने में हर एक पार्टी की ओर से पूरी कोशिश की गई, फिर चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो। और आपने देखा भी होगा कि बेशक प्रचार इस बार थोड़ा देर से शुरू हुआ, लेकिन जब प्रचार शुरू हुआ तो लगा कि पूरे सवाब पर प्रचार आ गया है। बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक नहीं बल्कि 2 बार रोड शो किया, और रोड शो में भाषा को आप देखेंगे तो किस तरीके से विश्वस्त किया गया मुख्यमंत्री की ओर से कि जब जीतेंगे तब भी मैं आपके बीच आऊंगा और मेरे आपके बीच आ रहा है, यही आपको आश्वस्त करता है कि आपकी
परेशानियों को सुना जाएगा और साथ ही साथ जो आप चाहते हैं, जो आपके काम पेंडिंग्स है, उन्हें पूरा किया जाएगा। वसुंधरा राजे ने भी इसी बात को लेकर आश्वस्त किया कि आप केवल एक वोट नहीं देंगे, बल्कि जब आप वोट देंगे तो आपकी सरकार है, आपका मुख्यमंत्री है, आपका सांसद है और विधायक भी आपका होगा। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से, किस तेजी के साथ आपका काम होगा। फिलहाल आपको हम समीकरण भी बता रहे हैं किस तरीके से इस सीट का समीकरण रहा है, क्या गुणागणित रहा है और जनता किस तरीके से किस प्रत्याशी पर क्यों भरोसा जताती है। चंद्रश्री, बिल्कुल, तो क्योंकि ये जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय माना जा रहा है। ये उपचुनाव मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत की प्रतिष्ठा का सवाल बन गया। जैसे कि मेरे सहयोगी दीपिका ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जिन्होंने 2 बार रोड शो किया, ये प्रभाव है, ये विकास की तरफ ले जाने की, जनता को अपने साथ जोड़ने की कोशिश उन्होंने इस बार की। और आपने देखा जो चुनावी रथ इस बार सजा था दीपिका, वो बहुत ही लाजवाब था, क्योंकि मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री दोनों एक ही रथ पर सवार थे। और ये नजारा बहुत कम देखने को मिलता है, जो कि आपको अंता के चुनाव में आपको रोड शो में देखने को मिला। चुनाव प्रचार में किसी ने कोई कमी नहीं छोड़ी। समीकरण भी हम साथ साथ आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाने की अंता विधानसभा उपचुनाव में जातीय समीकरण क्या कुछ कहता है। यहाँ पर सैनी समाज के 43,000 है, मीणा समाज के 40,000 है, एससी के 52,000 है। तो ये वोटर है, अब इनको साधने की कोशिश जो पार्टियां ने की है या फिर जो उम्मीदवार हैं, जिस तरीके से उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं, वो कैसे जनता का विश्वास जीतते हैं, ये सब कुछ इस पर निर्भर करता है कि किसको कितने वोट मिलते हैं और कितना भरोसा जताया जाता है। मतदान से पहले मतदान के जो परिणाम भी होंगे उस पर भी हमारी नजर रहेगी, लेकिन जो वोटिंग की तैयारी है उसमें कितना कुछ तब्दीलियां की गई है वो हम आपको बता दें कि जन बल की बारी है इस बार, क्योंकि 12 क्विक रिस्पांस टीम है, 43,000 मोबाइल पार्टियां हैं, 4 वरिष्ठ पुलिस पर्यवेक्षक लगाए गए हैं। इसके अलावा पूरी कोशिश की गई है कि ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी रखी जाए। 2067 मतदान केंद्रों पर मतदान होना है और कितना कुछ समीकरण है वो हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझा रहे हैं। बिल्कुल, वोटिंग की पूरी तैयारी है, अब जनबल की बारी है, यानी कि जनता की बारी है और जनता अपने घरों से निकलना शुरू हो जाएगी सुबह 7 बजे से। और जो मतदान केंद्र पर भीड़ होगी वो काफी कुछ बता भी करेगी कि मतदाता उत्साह के साथ निकल रहे हैं या फिर मतदाता का रिस्पांस कुछ और नजर आ रहा है। फिलहाल आप ये समझिए कि किस तरीके से सुरक्षा के घेरे में वोटिंग करवाई जाएगी। 4 वरिष्ठ पुलिस पर्यवेक्षक लगाए गए हैं। इसके साथ ही साथ कुल मिलाकर 268 मतदान केंद्र है। अंता विधानसभा क्षेत्र में 268 मतदान केंद्रों पर वोटिंग के लिए तैयारी की गई है। 2,28,000 से ज्यादा मतदाता है, जिसमें से 1,16,000 से ज्यादा पुरुष है और 1,11,000 से महिला मतदाता है। और जो संवेदनशील मतदान केंद्र है वहां पर और ज्यादा सुरक्षा का घेरा पुख्ता किया गया है। अंता का रण है और ये रण कौन जीतेगा इस पर हर किसी की निगाहें लगी हुई हैं, क्योंकि उपचुनाव माना जाता है कि सरकार को प्रिविलेज होता है, लेकिन ऐसे में जनता के मन में क्या छिपा होता है ये कोई नहीं जानता है। हालांकि कोई सेहत में फर्क नहीं पड़ेगा सरकार की एक सीट से, लेकिन बात परसेप्शन की भी है, बात प्रतिष्ठा की भी है। और यहाँ पर कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई। जिस तरीके से भाजपा की ओर से पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, उनके पुत्र और सांसद झालावाड़ से दुष्यंत सिंह, उन्हें चुनाव प्रभारी बनाया गया। जोगाराम पटेल को चुनाव प्रभारी बनाया गया। इसके साथ साथ सोशल इंजीनियरिंग के जरिए स्टार प्रचारकों की सूची भी जारी की गई। और वहां पर अब रथ में आपने जिक्र किया कि रथ में सवार मुख्यमंत्री के साथ पूर्व मुख्यमंत्री थी और साथ ही साथ प्रेमचंद बैरवा भी थे, क्योंकि एससी समाज के लोग भी बहुतायत में है यहाँ पर, जो निर्णायक में भी माने जाते हैं। दूसरी बात यह भी है कि कांग्रेस की तरफ से भी वही सोशल इंजीनियरिंग की गई और दोनों ही तरफ से बड़ी बात यह कि बूथ मैनेजमेंट पर खास फोकस रखा गया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने माइक्रो मैनेजमेंट के लिए जानी जाती है, मारी जाती है। लेकिन इस बार कांग्रेस ने भी एड़ी चोटी का जोर लगाया था। चंद्रश्री, आपने देखा होगा, क्योंकि प्रमोद जैन भाया की भी प्रतिष्ठा का सवाल है। 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं। 2008 की बात करें, 2018 में जीत उन्होंने हासिल की थी, 2008 में भी जीत हासिल की थी, लेकिन 2013 और 2023 में भारतीय जनता पार्टी ने बाजी मार दी, यानी कि 2-2 बार दोनों ही पार्टियां इस सीट पर जीती हैं। अब ये उपचुनाव हो रहा है, अब इस बार कौन बाजी मारता है इस पर हर किसी की नजर, और कितने मतों से कौन जीतता है इस पर भी नजर, क्योंकि पिछली बार आप देखेंगे हार जीत का आंकड़ा कोई ज्यादा नहीं था, 5,000 के करीब हार जीत का अंतर था। लेकिन इस बार देखेंगे कि कौन जीतेगा और कौन कितने ज्यादा वोटों से जीतता है, इस पर भी हर किसी की नजर रहने वाली है। बिल्कुल, तो इस सीट पर 2,27,000 मतदाता है और यहाँ मीणा है, मीणा समाज के लोग हैं, माली समाज के लोग हैं, गुर्जर और धाकर समुदाय के जो मतदाता हैं उनकी संख्या अच्छी खासी है। बीजेपी ने चुनाव में जीत हासिल करने के लिए जो है अलग अलग जगहों पर
अलग अलग जातियों के वरिष्ठ नेताओं को, मंत्रियों को चुनाव में उतारा है। अपने चुनावी प्रचार को कैसे मजबूत करना है ये यहाँ पर उन्होंने करके दिखाया। और एक तरफ कांग्रेस है, एक तरफ बीजेपी है, और तीसरे और निर्दलीय नरेश मीणा, जो कि दोनों बड़ी पार्टियों के समीकरण बिगाड़ते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर। तो क्या ये समीकरण बिगाड़ देंगे? इस बार इनमें इतनी ताकत है, ये तो हमें जमीनी हकीकत पर देखने को मिलेगा। लेकिन क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस टक्कर दे सकती है, तो आगे ये भी देखने को मिलेगा कि आखिर कितनी बड़ी चुनौती सामने बनकर खड़े होते हैं नरेश मीणा, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही यहाँ निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा से कड़ी चुनौती उनको मिल रही है। कांग्रेस के लिए मुश्किल है, बागी उम्मीदवार नरेश मीणा है। मीणा की अनुसूचित जनजाति के मतदाताओं और युवाओं के बीच अच्छी खासी पकड़ है, ये आप जानते ही हैं। और युवाओं के साथ साथ नरेश मीणा के लिए लोकसभा सांसद हनुमान बेनीवाल और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी चुनाव प्रचार किया है, जो कि एक मजबूती दिखाता है। चुनाव प्रचार करना, देखिए चुनाव में प्रचार जितना अच्छा होगा, प्रचार जितना मजबूत होगा, उतना ही आपका मजबूत बेस तैयार होगा। क्योंकि यही देखा जाता है, जब जनता वोट करती है तो वो यही देखती है कि भाई ये उम्मीदवार और जो चुनाव प्रचार के लिए जो लोग आए हैं, हमारे क्षेत्र में आए हैं, कितनी बार आए हैं, ये बहुत फोकस करके जनता देखती है और तभी वोट करती है। तो जनता जनार्दन है, जनता का फैसला ही अंतिम फैसला होगा और उनका फैसला पार्टियों को मानना पड़ेगा। बीजेपी विधायक कंवरलाल मीणा, जो कि 20 साल पुराने एक आपराधिक मामले में दोषी करार ठहराए जाने के बाद अयोग्य घोषित कर दिया गया था और अंता सीट खाली थी। और पिछले विधानसभा चुनाव में प्रमोद जैन भाया अंता सीट पर कंवरलाल मीणा से हार गए थे। जैन इस सीट से 3 बार विधायक रहे हैं। तो इस बार का जो ये अंता का चुनाव है वो काफी रोमांचित होने वाला है। राजनीतिक दृष्टिकोण से भी अगर हम देखें तो ये काफी मजबूती से दिखाई दे रहा है, दीपिका। और हमने देखा था कि क्योंकि हमेशा बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने टक्कर देती है, क्योंकि निर्दलीय भी है इस बार सामने, तो कहीं इनके समीकरण बिगाड़ ना दे, ये भी लोग सोच रहे हैं। हालांकि फिर भी हम आपको 2013 से और उससे पहले से उसके बाद तक अभी 2025 तक के सारे समीकरण हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से दिखा रहे हैं। अगर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे समीकरण बने थे 2013 विधानसभा चुनाव से लेकर के अब तक। और अंता विधानसभा चुनाव हर मायने में रोमांचक होने वाला है। अभी 7 बजे से आप देखिए कि धीरे धीरे लाइन लग जाएगी और वोट कास्ट करने के लिए लोग पहुंचने लग जाएंगे। हम आपको तमाम तस्वीरें दिखाएंगे जी राजस्थान पर, पल पल की अपडेट हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पर कैसे वोट कास्ट किया जा रहा है, लोगों में कितना उत्साह है। हमारे साथ थोड़ी देर बाद में हमारे साथ हमारे सहयोगी, हमारे रिपोर्टर्स भी जुड़ेंगे, जो कि आपको जमीनी हकीकत से रूबरू करवाएंगे। बिल्कुल चंद्रश्री, और देखिए आपने कंवरलाल मीणा का जिक्र किया तो मुझे एक बात याद आती है। कंवरलाल मीणा पर जिस तरीके से आरोप लगे, उनकी विदाई की गई और सरकार पर भी कहीं ना कहीं निशाना साधा गया विपक्ष की ओर से, लेकिन उसको किस तरीके से मैनेज किया गया। उनकी विदाई की गई, उन पर कार्रवाई हुई, उसके बाद पार्टी ने एक ऐसा प्रत्याशी दिया और ये संदेश दिया कि यहाँ पर गुनहगारों की कोई जगह नहीं है। यहाँ पर साफ छवि के लोगों की जरूरत है, जो कि बेहतर काम कर पाए, जनता के बीच जा पाए और अच्छा मैसेज दे पाए और जनता की सहूलियत के हिसाब से काम कर पाए। जी, तो बिल्कुल देखिए, अंता विधानसभा उपचुनाव पर